हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे एसएससी एमटीएस का। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा है? यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? ठीक है फ्रेंड, जब भी आपसे देखो, ये है मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रफल के क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। इसमें सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूले आपको याद है तो आप इसको कर पाओगे, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है एक क्यूब। ठीक है, आयतन कितना देखा? एक ये है 1331 एक लेंगे, क्यूब है तो ये अंडर रूट में घन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये 1331 किसका घन होता है? ये होता है 11 का। ठीक है फ्रेंड, ये होता है 11 का। ठीक है फ्रेंड, ओके। उसके बाद से क्या है? घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3a। ये होता है विकर्ण, होता है ये। जब भी घन का विकर्ण की लंबाई पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3a। ठीक है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 11 अंडर रूट 3। ठीक है फ्रेंड, यही इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यदि एक टैक्सी 12 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय, ठीक है, 600 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से समझना। सबसे पहले फ्रेंड आप ये देखना, जो ये आंसर आपसे किसने पूछा हुआ। देखो, मिनट प्रति सेकंड में पूछा हुआ, मिनट में है। ठीक है, मिनट में है और मीटर में है, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले अपने यूनिट देखा करो कि आंसर किस में पूछा हुआ और कौन सी वैल्यू किस में दे रखी, मिनट में दे रखी, किलोमीटर में दे रखी। सबसे पहले आप ये चेक किया करो। बहुत बेसिक गलती बच्चे करके आते हैं। ठीक है, हमें क्या देखा? टैक्सी की टाइम 12 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? यदि 12 मिनट में 600 मीटर तय करती है तो एक में कितनी करेगी? 600 मीटर बटा 12 मिनट होगा। यही होगा ना फ्रेंड? 12 कितना होगा? 12 पंजे 60, तो कितना होगा? 50 मीटर प्रति मिनट होगा। इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो उसकी चाल कितनी होगी? 50 मीटर प्रति मिनट होगा, क्योंकि वो पहले ही बोल रहा है कि एक टैक्सी 12 मिनट में दूरी तय करता है। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे रखी? 600 मीटर दे रखी है, समय 12 मिनट दे रखा है, उससे भाग दे दो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रही हूँ 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, 22 जुलाई के उसके। ठीक है फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 84 पेनों और 108 पेनों का अनुपात क्या है? ठीक है, जब से आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 84 पेनों और 108 पेनों का अनुपात, सीधा बात है। अनुपात का मतलब क्या होता है? 84 अनुपात 108। अनुपात का मतलब यही तो होता है। ठीक है, देखो, जो यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। कोशिश करा करो कि बड़ी संख्या से काटें। 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 निम्न 108, तो 7 अनुपात 9 है। पेपर फ्रेंड टफ नहीं आएगा, जैसे ऐसे सीजीएल का पेपर भी टफ नहीं आया था। ठीक है, ऐसे सीजीएल का पेपर भी टफ नहीं आया था। मेरिट बहुत लो गई है इस बार। ठीक है, ऐसे जीडी का पेपर भी टफ नहीं आया था, तो एसएससी एमटीएस का भी पेपर टफ नहीं आएगा फ्रेंड। जो उसका
पहला ट्रायल है ना फ्रेंड, वो पेपर इजी ही आता है और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी। जो सेकंड का है ना वो थोड़ा टफ आएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। ध्यान भी क्या रखना फ्रेंड, बेसिक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने। बेसिक पॉइंट आपके क्लियर होंगे ना तो आपको प्री क्या मेन क्या सब कुछ निकाल सकते हो। इसी मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमेशा हर चैप्टर के अपने मेन पॉइंट, जो अपने पॉइंट होते हैं ना बेसिक पॉइंट, वो ध्यान रखो। बेसिक पॉइंट याद है तो सब कुछ कर सकते हो। पेपर इजी से इजी भी और टफ से टफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 22 जुलाई के सिर्फ सेकेंड का पेपर है 2022 का। ठीक है, P1 और P2 एक साथ मिलकर एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जो P1 और P2 एक साथ मिलकर एक कार्य को 22-24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर P2 व P3 एक साथ मिलकर उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि P1 एक साथ मिलकर उसे 42 और P1 एक साथ मिलकर उसे 42 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 12 दिन में कितना कार्य करेंगे। टाइम समय और कार्य का क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले वो क्या बोल रहा है कि P1 प्लस P2 कितने दिन में कार्य कर रहे हैं फ्रेंड, वो कर रहा है 14 दिन में। फिर P2 प्लस P3 कार्य कर रहा है 21 दिन में। P3 और P1 कार्य कर रहा है मिलकर उसको 42 दिन में। फ्रेंड आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। 48 आएगा। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 14 में को 48 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, 14 48, 21 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 42 को 48 नहीं सॉरी एलसीएम 42 है, सॉरी 48 नहीं है 42 आएगा। एक क्योंकि 7 या 21 7 में 14 आज हाँ 42 आएगा, सॉरी गलती हो गई, 42 आएगा, 48 नहीं आएगा 42 आएगा। और 42 को 42 से भाग देंगे 1, इसका एक दिन कार्य 3 हो गया, इसका 1 और 2 हो गया, इसका एक दिन का कार्य 1 हो गया। आपको पता है ये कार्य दक्षता होती है, कैपेसिटी होती है, और इसको टोटल कार्य भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद करेंगे इनका और इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, P1 तो 2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ तो P1 प्लस P2 2 प्लस P3 कितना होगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 होगा फ्रेंड, 6 होगा। क्योंकि इनका एक दिन का कार्य का मैंने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ दिया। ये भी P1 है, 2 P1 है, 2 P2 है, 2 P2 3 P3 है, 3 मैंने को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 6 को भाग देंगे 2 से, तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3 दिन आ गया। ठीक है फ्रेंड, इनका कितना आ गया, एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3 आ गया। और वो क्या बोल रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर 12 दिनों में कितना कार्य करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड उसने क्या बोला है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 12 दिन का कितना होगा, P3 का 12 गुना 3 36 हो गया। ये कितना हुआ, एक दिन का कार्य हुआ है तीनों का। ठीक है, उसने पूछा है बाद में कितना काम करेंगे तीनों मिलके, उसने एक दिन का कार्य नहीं पूछा, तो आंसर यहाँ ख़त्म मत करके आना। ठीक है, और हमें अब मुझे कहना है टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमें कितना दे रखा, 42 है, 42 दे है। तो आपने क्या करना है, जितना एक दिन का कार्य आया उसको टोटल वर्क से भाग दे देंगे हम, इसको भाग दे देंगे। 6 6 36 6 7 42, तो 6/7 आएगा इसका राइट आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म मत करना, क्योंकि ये एक दिन का कार्य है तीनों का, उनने पूरा टोटल का पूछा है। तो आपने क्या करना है, जितना आपका एक दिन का कार्य आया है जो टोटल जितना वर्क है तो दक्षता होती है उससे उसको भाग दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, एक सेकेंड। एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवर में रन रेट 2.4 प्रति ओवर था। ध्यान से समझना कि एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवर के रन रेट केवल कितना था, 2.4 प्रति ओवर था। तो 308 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवर में रन रेट कितना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, उम्मीद है आपने। तो मैं इसको शुरू करती हूँ। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 20 ओवर में कितना 2.4 प्रति ओवर से था। तो कितना होगा इसका मतलब, तो 20 गुना 2.4 होगा, यही होगा। पॉइंट हटाऊंगी, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कर गया, 48 होगा। फिर यही होगा ना, क्योंकि इसने बोला कि एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवर में रन रेट केवल कितना था, 2.4 प्रति ओवर। तो एक ओवर में 2.4 का रेट चल रहा था, तो कितना होगा, 48 रन का हिसाब होगा। अब उसने कहा कि जो लक्ष्य है मतलब 48 रन बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि प्रति ओवर इतने रन बन रहे 20 ओवर में के हिसाब से। ठीक है, 308 रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 48 रन का लक्ष्य, ठीक है, रन है, और 308 का लक्ष्य है। तो मैं कितने रन चाहिए होगा मुझे, 308 में से मैं 48 को हटाऊंगी तो कितने, 0 कितना आएगा, 260 रन आएगा। 260 रन आएगा। ये रन कितने हैं, जितने की बाकी है बनाने के लिए। ठीक है, जो रन रेट के हिसाब से तो 48 रन बन रहे हैं, किसमें 20 ओवर में 48 रन बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ओवर में 48 रन बन रहे हैं। ठीक है, और 308 का लक्ष्य है। तो मैं जो लक्ष्य में से अपने 20 ओवर के रन को मैं घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा तो मुझे 30 ओवर में कितने रन बनाने हैं, 260 रन बनाने हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे 30 ओवर के रन रेट में कितने रन चाहिए। तो जितने रन बचे हैं वो, और कितने रन रेट 30 ओवर के रन रेट से बनाने, इसको मैं इसको भाग दे दूंगी, तभी निकाल पाऊंगी ना। 0 से 0 कर दिया, 3 निम 27, 3 निम 27 ज़्यादा हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 25 26, 3 बचेगा, 10 3 एकम, कुछ गलत हो रहा है क्या, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0। ठीक है, 3 चिंगे, 3 सत्ते 21, रुको कुछ तो गलती हो रही है, 1 मिनट को फ्रेंड, रुको 1 मिनट, 0 से 0 कट गया है। ठीक है सर, 26 बचाए, 3 अट्ठे 24, 25 26, 2 बचेगा 0.0, 3 5 3 चिंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 चिंगे 18, तो 8.6 समथिंग आएगा, तो मतलब 8.7 है। ठीक है फ्रेंड, यही है ना, एक बार फिर चेक कर लेती हूँ मैं, सही है। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, 20 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। ठीक है, गतिमान है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक आदमी को वह कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है फ्रेंड, से गतिमान है। तो रेलवे लाइन के पास खड़े जो आदमी है उसको कितनी देर में पार करेगी। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है इसका सीधा फॉर्मूला है, पार करेगी। ठीक है, पार करेगी मतलब वो क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है हमसे, स्पीड पूछ रहा है कि मतलब इसका मतलब यही तो होगा कि कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या दे रखा है हमें, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, d/t होता है। स्पीड मतलब 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। समय निकालना है हमें, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा, यही होगा ना। आर पार गुना करोगे तो t इधर जाएगा, t इधर जाएगा और s नीचे आएगा। समय बराबर होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है फ्रेंड, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। डिस्टेंस कितने दे रखी है, 200 दे रखी है।
ठीक है, ध्यान से समझना। ये दे रखा है मीटर में दे रखा है, और जो हमें वो दे रखी है दूरी, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, और आंसर पूछा गया है सेकंड में। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नीचे ये मीटर में है, ठीक है, और जो नीचे 100 वाला वो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 5/18 से मैं गुणा करूँगी तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है ना। अब तो अपने छोटे बच्चे तो आप रहो नहीं कि आपको ये चीज़ें नहीं पता, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, छोटे क्लास के बच्चे से भी पता होता है कि, क्योंकि अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, +2 के बाद आप पेपर दे रहे हो या 10th के बाद पेपर दे रहे हो, अब आपकी एज इतनी तो रही नहीं कि आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बताई जाए। ठीक है फ्रेंड, इतनी चीज़ों को पता भी होनी चाहिए कि हाँ कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ों को पता होनी चाहिए। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 36/5 आ जाएगा। ये 18 है, ये ऊपर जाएगा, इतना तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अभी आपको ये भी नहीं पता ना फ्रेंड, तो सबसे पहले ना अपने ये चीज़ें क्लियर करना, सबसे पहले अपने इस बेसिक चीज़ को क्लियर करना फ्रेंड। तो 5×7=35.2, तो कितना आ गया 7.2 किलोमीटर सेकंड आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल समझने की कोशिश करना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 के अनुपात के लेकर एक नई धातु बनाई गई है। मिश्र धातु सी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्या है, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात कितना है, 3:4 और 5:9 है। ए और बी क्या 2:3 में लेकर अनुपात में लेकर एक नई धातु क्या सी बनाई गई है। तो मिश्र धातु सी में तांबे और जस्ते का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, कैसे करेंगे, देखो सी क्या है, कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा। जी जिंक है, जिंक को बोलते हैं जस्ता। किस में दे रखी, 3:4 दे रखी है। ठीक है, और कितने देखिए 5:9 के उसमें दे रखी है। ठीक है, देखो ये कितनी है 7 है, और ये कितनी है 14 है। सबसे पहले फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्योंकि मिश्रण जो कॉपर जिस चीज़ की वस्तु है ना उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, वस्तु की चीज़ इक्वल होनी चाहिए। देखो ये चीज़ तो कितना है 3 और 4 7 है, कॉपर और जस्ता यहाँ 7 है, यहाँ पे कॉपर और जस्ता की वैल्यू कितनी 14। सबसे पहले इनकी वैल्यू को आप पहले इक्वल कीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 से गुना करूँ और यहाँ से 1 से गुना करूँ तो 14 हो जाएगी। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। सबसे पहले इन चीज़ वस्तु की वैल्यू आपको बराबर करनी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसने क्या बोला कि उसके बाद क्या ए और बी 2:3 को लेकर एक नई वस्तु बनाई गई है। ठीक है, उसने क्या बोला है, फिर उसके बाद 2:3 को लेके एक नई वस्तु सी बनाई गई है, यही बोला ना उसने। फिर क्या बोला उसने, ए और बी को 2:3 में लेकर, मतलब ए और बी को जो ये पहले ए और बी है उसको फिर किस में लिया है 2:3 में लिया है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ओके, ध्यान से समझना इस पॉइंट को ना, ध्यान से समझना। समझ गए तो कर लो क्वेश्चन, नहीं समझ पाए तो नहीं समझ कर पाओगे। ठीक है,
उसने फिर क्या ए और बी को फिर 2:3 में लिया, फिर क्या नई चीज़ एक धातु बनाई है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें 2 और 3 की अनुपात में लेके एक नई धातु बनाई है सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ये 2 है और ये 2 है, इस और 2 की गुणा कितने हुई, 2 × 2 4 हुआ, तो 4 की गुणा आपने यहाँ पे कर देनी है, क्योंकि इसमें जिंक में 2 अनुपात थोड़ा ज़्यादा मिला है और पीछे 2 अनुपात है, तो 2 × 2 4 यहाँ गुणा कर दोगे आप। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 और 1 की गुणा यहाँ कर देनी है, यहाँ पे 2 × 2 4, 4 की गुणा यहाँ करनी है, 3 × 1 यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कैसे किया है। अब नया अनुपात क्या मिलेगा, अब मैं आपको बताती हूँ। 4 × 12। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि मैंने क्या कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। देखो अनुपात कैसे निकालेंगे इनका, 4 × 12, 5 × 15, इसको हम जोड़ देंगे, 2 और 1 7 और 2, तो इसका कितना हुआ, 27 हुआ। ठीक, पहले इसकी गुणा इसमें करनी है, क्योंकि हमें नई वस्तु का अनुपात निकालना है। तो आपने जैसे समानुपात के ऊपर मत लेके जाना कि ऐसे गुणा करेंगे ऐसे गुणा करेंगे, ध्यान रखना चीज़ को, तब भी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 की गुणा 3 में करेंगे 12 + 5 या 15, दोनों को जोड़ेंगे तो 27। कॉपर का जो तांबे का अनुपात कितना हो गया, 27। अब हम जिंक के अनुपात में जाएंगे। ठीक है, अब जिंक का अनुपात आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब 4 की गुणा यहाँ पे हुई तो 4 की गुणा इस वाले में भी होगी, और तब 3, ठीक है, जब 3 की गुणा यहाँ पे हुई तो 3 की गुणा यहाँ भी होगी, दोनों में ही होगी ना, जरूरी नहीं कि इसमें होगी तो इसमें नहीं होगी। अब हमें इस वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अब इन दोनों से मतलब है। जब मैंने 4 की गुणा यहाँ पे की तो 4 की गुणा आप यहाँ भी करोगे ना, क्योंकि तभी तो बराबर होंगे अनुपात। 3 की गुणा यहाँ करोगे, 3 की गुणा भी यहाँ पे होगी, 4 × 4 = 16, 9 × 27, 27 और 16 कितने होते हैं, 43। ये इसका अनुपात आता है। यदि कोई चीज़ कट रहा है तो काटेंगे, मेरे हाथ से किसी भी नंबर से 27 और 43 नहीं कटता है, 27 तो कट जाता है लेकिन 43 नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो तांबा और जिंक का अनुपात कितना, 3:4 था, और 3:4 था, और दूसरा था 5:9 था। सबसे पहले आपको इनकी वस्तु की क्वांटिटी जो है इक्वल करनी है। इसका अनुपात 7 था, इनको 14 था, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 से गुणा के दोनों बराबर हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, फिर उसमें ए और बी में 2:3 मिलाकर एक नई धातु बनती है। तो ये तो दो से जिस नंबर से गुणा की है और जितना अनुपात मिलेगा उनकी गुणा करके इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, और वही आपका, और फिर इनकी गुणा करके प्लस इनकी गुणा करके जोड़ देंगे, ये आपका तांबा और जिंक का जस्ता का अनुपात निकल जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में हो। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मेरी SSGD क्लास भी कंटिन्यू चल रही है, SSCGL की क्लास भी चल रही है, और साथ साथ में SSC MT की भी क्लास चल रही है। ठीक है, यदि आप इससे भी पढ़ लेते हो ना फ्रेंड, तो आप पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी पेपर, SSGD ले लो, MTS ले लो, SSC CGL ले लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरी प्रैक्टिस टेस्ट को रोज देते हो, मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड, पेपर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें से नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। बस एग्जामिनर जो होता है भाषा चेंज कर देगा, थोड़ी सी नंबर चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P और Q का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, P और Q का औसत ज्ञात कीजिए यदि 22, 15, 28 P और Q का औसत 16 होगा।
ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो भी बताती हूँ। इसकी औसत निकालने का क्या होता है, टोटल कितने नंबर हैं, 22 प्लस 15 प्लस 28 प्लस बी प्लस क्यू, और टोटल जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है उससे इसको भाग दीजिए। और हमें इनका औसत कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। औसत का वही जो होता है कुल संख्या का योग बटा जितने टोटल नंबर है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 22 और 28 30 30 और 15 65 प्लस बी प्लस क्यू इक्वल टू ये आर पर गुना 16 पंजे 80, यही होगा। पी और क्यू बराबर कितना, 80 से 65 को घटा देंगे, ये प्लस में है यहाँ पे माइनस में जाएगा, तो पी प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है वो, पी और क्यू का औसत, मतलब इसी का तो औसत पूछ रहा है वो, इसी का तो औसत पूछ रहा है, तो एवरेज कितना होगा, इसको बस आप 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा 7.5। इसी का तो उसने क्वेश्चन पूछा। एवरेज निकालने का क्या होता है, जितनी संख्या उसको 2 से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा फ्रेंड, समांतर श्रेणी 2 5 8 का कौन सा पद, एक सेकेंड, कौन सा पद 56 है। ठीक है, मतलब 2 5 8 का कौन सा पद 56 है। ठीक है, ये भी आप कोशिश तब कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला निकालने का होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के डी। डी क्या है यहाँ पे, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, ए क्या है, पहला पद, एन है कितनी संख्याएं। ठीक है, कौन सा पद 56वां है, तो टी एन कितना दे रखा हमें, 56 दे रखा है। ए कितना है, 2 है। एन हमें निकालना है। डी कितना, डिफरेंस कितना चल रहा, 3 का अंतर चल रहा है, वो 3। ठीक है, यहाँ से अब इसको सही करते हैं, 56 और ये माइनस में इधर जाएगा तो कितना होगा, 54 बराबर 3 एन माइनस का 3, ये प्लस में जाएगा 57 बराबर हो जाएगा 3 एन, तो एन बराबर कितना, 57/3 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 निकम 3 निकम 27, तो 19 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, यदि 16/35 बराबर 1 प्लस ए प्लस 1/b प्लस 1/c, तब ज्ञात कीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर माइनस नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 का मान ज्ञात करना है। आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के ही डर जाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी ना फ्रेंड ट्रिक होती है निकालने की, जो कि मैं आपको बताती हूँ। ए का मान कैसे निकालेंगे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आपने क्या करना है, इसका ना उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब समझे, आपने जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिख देना है, और नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर देना है, और नीचे वाले को ऊपर कर देना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो 16 को आप 35 से भाग दोगे तो 16 दूनी 32, 3, यही होगा ना फ्रेंड। इसको हम क्या लिखते थे, हम इसको ऐसे लिखते थे ना कि 3/16 लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना सही में। इसको सही में नहीं लिखना, इसमें क्या करना है, 2 को ऐसे लिख देना है, प्लस में 3/16, हम ऐसे लिखते हैं 2 सही 3/16 लिखते थे ना, आपने उसको करना है 2 + 3/16 कर देना है। सही में नहीं, बीच में प्लस लगा देना। यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल देनी है, ये जो 2 है ना, ये ए की वैल्यू है। इसी प्रकार बी की निकालोगे, बी की कैसे निकालोगे, आप, बी की भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ बी की मान आपने कैसे निकालना है। बी का मान आपने इसका उल्टा निकाल, आपने जो ये संख्या है ना जो प्लस में भिन्न के रूप में, उसको उल्टा लिख देना, 16/3 लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना चीज को।
देखो आपने क्या करना है, जो ये साथ में प्लस में ना इसको उल्टा करके लिख देना, आपने बी का मान निकाल देना। देखो 3×5 = 15, 5 आया, 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस शेष फल 1 बचेगा, ऊपर एक जिस संख्या से भाग दिया वो 3 लिख दिया, ये बी आ गया और ये सी हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो कोई वैल्यू डी तक तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ये बी की वैल्यू होगी और ये सी की वैल्यू होगी। 1/, ये 3, जो ये 3 है ना ये सी की वैल्यू है, ना कि 1/3। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये 1/c है ना, यदि 1/c नहीं होता तो फिर हम इसको फिर हल करते हैं। ये 1/c है तो ये यहाँ पे c की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि यहाँ पे प्लस में c होता ना तो नहीं करना था ऐसा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 5 और 3 8, 8 8 2 10, 10 का होता है 100, 2 98 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड, इसका उल्टा कर देना है, भिन्न के रूप में आएगा उसे प्लस में लगा देना है, ये ए की वैल्यू, फिर इसको उल्टा करके लिख देना है, फिर इसको ऐसे कर देना है। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कमल एक कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि सर्वेश की दक्षता कमल की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है, तो सर्वेश द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, देखो इसने क्या बोला, ये कमल है, ये क्या ये है सर्वेश है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना, आपको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यही नहीं सॉरी 2/5 होता है, क्योंकि 20 गुना 1/100 होगा, 20 पंजे 100, 1/5 होगा, 1/5 होगा, 20% नहीं है सॉरी 40% है, 40%। सॉरी फ्रेंड, गलती होगी, आई एम रियली सॉरी, 40 था, 20 नहीं था, 40 था, मैंने अभी देखा क्वेश्चन 40 था। तो यहाँ पे ठीक है, आपको पता है ये जो होता है ये क्या होती है, कार्य क्षमता होती है। क्या कार्य क्षमता या कार्य दक्षता कह सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, यदि 5 यूनिट कमल कार्य करता है तो तो सर्विस कितना करेगा, 7 करेगा, यही करेगा ना फ्रेंड। यदि इसकी दक्षता कमल की 5 है तो सर्विस कितना करेगा, 7 करेगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, इतना समझ में आया, उम्मीद है समझ। और कमल एक कार्य को 28 दिन में करता है। ठीक है, कमल एक कार्य को 28 दिन में करता है। जो कमल है ये एक कार्य को, ठीक है फ्रेंड, उसने क्या बोला, कमल एक कार्य को 28 दिन में कर पाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक दिन में तो कमल की दक्षता कितनी है, 5 है, तो एक दिन कितनी होगी, तो 5 गुना 28 होगी, यही होगी। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है, और सर्विस द्वारा किया गया कितना दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, और उसने क्या बोला, क्योंकि कोशिश ने बोला कि यदि सर्विस की दक्षता कमल की तुलना से अधिक है, तुलना से अधिक है तो उसका मतलब यही हो ना, कमल 5 कर रहा है तो सर्विस कितना 7 कर रहा है। ठीक है, तो सर्विस द्वारा किया गया कुल कितना कार्यों में पूरा करेगा। ठीक है, तो 5 कमल की 5 गुना 28 है बटा टोटल वर्क कितना है, 7 है। ठीक है, दक्षता कितनी है सर्विस की, 7 है, 7 चौके 28, 20 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखो फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान से समझना, 40 को मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया, 2/5 ये टोटल वर्क किया, मैंने 5 को किया, टोटल कार्य मान लिया। इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि कमल 5 यूनिट काम कर रहा है तो सर्विस कितना 7 करेगा, उसकी तुलना में अधिक कार्य करेगा।
ठीक है ना। और तब वो कह रहा है कमल एक कार्य को 28 दिन में करता है। यदि एक कार्य को 28 दिन में करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 28 गुना 5 करेगा, यही करेगा ना। तो सर्वेश का कार्य की कितनी पूर्ति करेंगे? तो सर्वेश के कार्य से टोटल वर्क से भाग दे दूंगी तो सर्वेश का कार्य निकल जाएगा। आ गया राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। बहुत से बच्चों को ये कोशिश करना नहीं आता है, गलत करके आते। क्या है? रिमाइंडर शेषफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, इसमें फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि किसी संख्या को ऐसी संख्या से भाग देना, ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करना कि अंश में ऐसी वैल्यू रखना, जो अंश है ना उसमें ऐसी वैल्यू रखना कि जो हर अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे, जो हर वाले नंबर से आप उसको भाग दोगे ना तो शेषफल हमेशा प्लस का 1 या माइनस का 1 होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन, तो अंश में जो ऐसी वैल्यू रखना जिसको हर से भाग देने पर प्लस शेषफल जो आपका बन के आए वो प्लस का 1 हो या माइनस का 1 होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझना। यदि देखो 2 की पावर, यदि मैं 2 की पावर 1 करूँगी तो 2 होता है, 2 की पावर 2 करूँगी तो 4 होता है। यदि मैं 9 से भाग दूँगी ना इसका रिमाइंडर 1 बचेगा ना माइनस का 1 बचेगा। यदि 2 की पावर 3 करूँगी और 8 आएगा तो मैं 9 को 8 से भाग दूँगी तो कितना आएगा? माइनस का 1 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 8 में हर पे रखती हूँ तो मुझे माइनस का 1 मिल जाता है आराम से। तो ऐसी वैल्यू रखना हर में जहाँ पे प्लस का 1 बचे, या अंश में ऐसी वैल्यू रखना प्लस का 1 या माइनस का 1 बचे। इसको आप मेरी कॉपी में भी याद कर लीजिए माइंड में, या इस चीज़ को आप एक नोट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। 2 की पावर 3 होगी, ठीक है फ्रेंड। अब क्या करना है? जो 3 है ना, 3 को इस संख्या को, ये जो संख्या है ना ये, इससे मैंने इसको भाग देना है। 3 एकम 3, ठीक है। इस चीज़ को छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। यदि आप सोच रहे हो कि मैं करवाऊंगी तो आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं, आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में। आपने इसको 3 से भाग देना है, ठीक है। 3 एकम 3, 2 हासिल बचा तो कितना? 2 यहाँ बच गया 28, 3 निम्न 27, 1 हासिल हुआ, ये हो गया 15, 16, 3 पंजे 15 बचा, एक शेषफल बचा। अब मैं इसको आगे नहीं लिखूँ क्योंकि 3 संख्या में, तो जो एक शेषफल बचा उसको मैं 2 की पावर 1 पे आगे लिख दिया है। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स से, क्योंकि जो एक रिमाइंडर बच रहा है, जो एक शेषफल बचा मेरा, वो मैंने उसको अलग से लिख दिया है। क्योंकि ये 3 संख्या से ज़्यादा मत लिखना फ्रेंड आगे, ठीक है। बटा 9 हो गया। अब इसका मतलब कि 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। 8 की पावर 195 इंटू 2 बटा 9 हुआ, यही हुआ ना, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि 8 को 9 से भाग देने पर माइनस का 1 बचता है, तो मैंने 8 की जगह माइनस का 1 शेषफल मैंने लिख दिया। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो 195 इंटू 2 बटा 9, 9 आएगा? 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 को मैंने इसको भाग दे दिया। आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया था ना कि भाग दिया, तो अपने 8 की जगह माइनस का 1 लिख दिया जो शेषफल मेरा बचा था। अब इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, यदि संख्या विषम में आती है, यदि जो यहाँ पे ओड नंबर होगा तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव आएगा। यदि यहाँ पे इवन नंबर होता है, या मान लो यहाँ पे 6 होता, 196 इवन नंबर होता या ओड नंबर होता, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं होती, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब धनात्मक आता है। तो कितना हो गया? माइनस का 1 इंटू 2 बराबर माइनस का 2, ठीक है। लेकिन आंसर तो हमें प्लस में चाहिए। कुछ बच्चे इतने ग्रेट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। -2 है, यहाँ पे देखते प्लस का 2 है तो ऑप्शन ए लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये तरीका आंसर बिल्कुल गलत होगा।
इस चीज़ का ध्यान रखना। इतना कुछ करने के बाद आप इतनी सी गलती करके आओगे ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, कुछ बच्चे इतना दिमाग लगाएंगे ना, अच्छी बात है कि वो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे धन प्लस का 2 दे रखा, नेगेटिव में है नहीं तो 2 करके दें, लेकिन नो नो नहीं करना है, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो नो जिस संख्या से हम भाग दे ना, उसमें से 2 को घटा देना है। तो 7 इसका राइट आंसर होगा, ना कि प्लस का 2। ठीक है फ्रेंड, मैं बता रही हूँ कि बच्चे जो जो गलती करके आते हैं सब बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों में द्विगुनी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, यह कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों में द्विगुनी हो जाती है। तो यह कितने वर्ष बाद 243 गुना हो जाएगी। देखो फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी ट्रिक है ये। इसने क्या बोला है, 10 वर्ष में कितनी हो जाती, तिगुनी हो जाती है। तिगुनी होती, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना, आपने क्या करना है, इसको ना पावर में लिखना है, मतलब घात के रूप में लिखना है। उसको 3 के बराबर मत लिखना, उसको घात लगा देना। 3 की घात 1 मतलब 3 ही होता है। हमेशा यहाँ पे जो है घात के रूप में लिखना, हमेशा घात के रूप में लिखना, हमेशा। अब उसने क्या बोला है, कितने वर्ष बाद 343 गुना हो जाएगी। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 3 है तो मैं इसके कितने गुणनखंड करूँगी कि मुझे 3 की पावर में ये मिलेगा। ठीक है, आपको पता है 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 9 तिया 27, 27 तिया 80 बराबर 243, सॉरी 27 तिया 243 होता है, 27 तिया 943 होता है। ठीक है फ्रेंड, ये तो जो ऊपर वैल्यू दे रखी ना, उसको उतने में सॉल्व कीजिए। आपको आता है सही है, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 निम्न से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम्न 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये सेम ऐसे ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 3 की घात 5 हो गई है, 3 की घात 5 हो गई है। अब हमको आंसर कैसे लाएंगे, देखो जो नीचे वाली जो जितनी घात है ना, घात उसकी गुना आपने इस वाले वर्ष से कर देनी। तो 10 गुना 5 बराबर हो गया 50 वर्ष या 50 साल। ऑप्शन नंबर बी, मतलब जितना उसकी घात होगी ना, उसकी करनी, जो वर्ष दे रखना उससे कर देनी है, और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का, ठीक है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपये हो, तो यह राशि है, रुपए में बतानी है। जब भी फ्रेंड आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, CI और SI का अंतर, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर, 2 सालों का अंतर पूछ लिया जाए, बिना सोचे समझे आंख बंद करके आपने क्या करना है, इसका फॉर्म होता है D बराबर होता है PR² बटा 100 होता है। D क्या है, डिफरेंस किसका, CI SI का, CI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। बिना सोचे समझे, बिना कुछ समझे 2 वर्ष का पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। अंतर कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, P हमें निकालना है, राशि हमें निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। दर कितनी है, 5 है, 25 हो जाएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बटा 100, 25 से काटेंगे, 25 बन जाए 125, 100 गुना 100 होगा, 100 का स्क्वायर होता है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे मिस्टेक हुई, 100 का स्क्वायर होता है। तो 5 2 2 50,000 आ गया, 2 2 2 2 50,000 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मेरे से गलती हुई थी, 100 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अनुपाते बी बराबर है 2:3 और ए अनुपाते डी बराबर है 3:4 तथा ई अनुपाते डी बराबर है 3:5, तो ई अनुपाते बी का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले क्या ए अनुपाते बी कितना दे रखा, 2:3। ठीक है फ्रेंड, ओके। देखो फ्रेंड, इसको ना देखो, इसमें लास्ट में ए अनुपाते डी भी दे रखा है और क्या दे रखा है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, ए अनुपाते डी। ठीक है फ्रेंड, अब इसने बोला ए अनुपाते डी, तो ए अनुपाते डी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डी ले लेती हूँ। तो ए अनुपाते डी कितना दे रखा, ए 3 है अनुपाते 4 दे रखा है। ई अनुपाते डी, ई यहाँ पे ले लिया, इसका अनुपात कितना दे रखा हमें, कितना दे रखा फ्रेंड, ई 3:5। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में इतना। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको एक लाइन पे भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। जो जो आपको दिया है वो मैंने ले लिया। एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। देखो यहाँ पे क्या है, बच्चे गलती करते हैं, ए अनुपाते बी, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। ए अनुपाते डी, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ए की 3 है, डी की 4 है। फिर देखा ए अनुपाते डी, इस चीज़ को ध्यान से समझ दो, ई अनुपाते डी, इसके मतलब ई की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे अच्छा तरीका इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ उसको करने की। आपने देखना है जो स्थान खाली है उनके जो बगल का पड़ोसी कौन है। देखो डी खाली है तो उसका पड़ोसी कितना है, ए है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। ई का पड़ोसी कौन है, डी, उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देनी है, तो उसके बगल की मान होगा उसको वहाँ के रख देना है। और इसका बी का पड़ोसी ई है, खाली 3 आ जाएगा। ऐसे ई का खाली है डी, तो डी का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसा ए का कौन है, डी पड़ोसी है, तो 5 आ जाएगा, और बी का 5 है तो 5 आ जाएगा। ऐसे से खाली स्थान को भरे जाते हैं। पूछा क्या है, ई अनुपाते बी पूछा है, तो ई और अनुपात बी का पूछा है, मतलब पहले वाले का और लास्ट का अनुपात पूछा है। क्या करनी है, आपने इन तीनों की गुणा कर देनी है। 4 दूनी 8, 8 दिया 24, लास्ट वाले का अनुपात 3 दिया 9, 9 पंजे 45, 24 अनुपाते 45। किसी से कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा आई थिंक, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 8, तो आंसर कितना आया आपका, 8 अनुपाते 15। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 42, 168 तथा 210 का महत्तम समावर्तक निकाल दिए। मासा, ठीक है, मासा आपको पता है जो सब में कॉमन हो। ठीक है, इसकी ट्रिक निकालने की मैं आपको बताती हूँ सीधा। देखो 42, 68, 210, देखो फ्रेंड उसको गुणनखंड विधि से उससे ही करेंगे, एलसीएम मेथड से मत करना इसको। एलसीएम अलग होता है और एचसीएफ अलग होता है। एलसीएम में सभी लेंगे, महत्तम में सिर्फ कॉमन लेते हैं। ठीक है, आपने जब भी आपसे मासा पूछा जाए, महत्तम समावर्तक पूछा, तो आपने एक वो संख्या लेनी है जो कि तीनों से कट जाती है। एलसीएम का तरीका मत लेना कि पहले 2 से काटोगे फिर 3 से काटोगे, वो मत लेना। मासा जब भी नहीं पूछा जाए आपसे, तो आपने एक ऐसी संख्या लेनी जो तीनों कट जाए। 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। ठीक है, अब वो संख्या लेनी है जिससे तीनों कट जाएगी। 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 3 या 9, 3 पंजे 15। ठीक है, अब वो संख्या लेनी जो कि पूरे से कट जाए। 7 से कट जाएगी, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 7 पंजे 35। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 4 से कट जाए और 5 भी कट जाए, तो अब आपने यहीं पे इसको ख़त्म कर देना है। तो 7 गुना 3 गुना 2, 7 या 21, 21 दूनी 42, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड, कैमरा हिल गया थोड़ा सा, सॉरी मेरा हाथ लग गया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव के साथ चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा बस की प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी उसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर 2 सेकंड से भी कम समय में बताऊंगी। देखो, जो बिना ठहराव की संख्या वो और जो ठहराव के साथ चलती है उसमें से उसको घटा देंगे, बटा क्या करना है, जो कि बिना ठहराव के चलती हैं उसको उससे भाग दे देना है और 60 से गुना कर देना है। 60 से हमेशा गुना करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है फ्रेंड, समझ में आएगा। जो बिना ठहराव की है और जो ठहराव की उसमें से घटा देंगे, भाग दे देंगे। जो बिना ठहराव की बस है उससे भाग देंगे और 100 से गुना 60 कर देंगे। 8/40 गुना 0, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चंस क्या देगा फ्रेंड, कल्पना ने 1560 रुपये में 60% की छूट पर एक फ़ोन बेचा, फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करेंगे फ्रेंड। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ फ्रेंड, कल की क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कल की क्लास में मैं आपको एसएससी, ये जो वीडियो होगी एसएससी एमटी वालों के लिए, एमटीएस वालों के लिए भी अच्छी होगी, एसएसजीडी वाले भी, एसएससीजी वाले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। कल की क्लास में मैं आपको फिर बता दूँ, मैं कल आपको लाभ और हानि का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगी, साथ साथ में अलग अलग चैप्टर्स को भी कंटिन्यू हम रखेंगे। साथ में एसएससीजी क्लास भी चलेगी, एसएसजीडी क्लास, सारी क्लासेस मेरी चलेगी। आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मेरे मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो कर सकते, जिससे मेरे चैनल का ग्रो हो फ्रेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, कल इतने बेचे तो आपसे क्या देखो, सबसे पहले क्या 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। 60 गुना 1/100 होगा, 0 0 कटेगा, 2 3 6, 2 5 10। जब भी टाइप क्वेश्चन को पूछे जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा मैंने क्या मान लिया, MP मान लिया, मतलब मैंने प्राइस मतलब मार्केट का प्राइस मान लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि 5 की चीज़ मैं 3 में बेच रही हूँ तो कितने का मुझे प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा। और ये 2 का प्रॉफिट किस पे होगा, मुझे 1560 रुपये में होगा। ये चीज़ समझ में आपको आया। यदि मैंने यहाँ पे 26 क्वेश्चन से पूछ लिया जाए तो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसको हमेशा MRP रेट मान रहा, अंकित मूल्य मान रहा। ठीक है, यदि 5 की चीज़ मैं 3 में बेचूँगी तो मुझे 2 का प्रॉफिट होगा, कितने में होगा, 1560 रुपये में होगा। तो एक में कितना होगा, 1560/2, 2 7 14, 2 8 16, 0 780 रुपये मुझे अंकित मूल्य निकाले। और अंकित मूल्य कितना है, मैंने कितना माना हुआ, 5 माना, तो 5 में कितना होगा, 580 गुना 5, 0 8 5 40 का 4 7 में 35, 3900 रुपये में फ़ोन बेचा, उसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिन्न में बदलिए 3.777। ठीक है, आधे लोग इतने ग्रेट होते ना, इतने ग्रेट होंगे ना फ्रेंड, मैं सच बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 3.77 बटा हटा देंगे, 0 लगा देंगे, इसको यहीं कर देंगे, तो 37/100 करेंगे। ऑप्शन में दिखा सही है, नहीं तो क्या करेंगे, इसमें से कोई भी नहीं है, या पता है लास्ट में करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं। यदि ये भी लिखा नहीं होगा ना कि इनमें से कोई नहीं है, वैसे तो होता है ऑप्शन में, नहीं होगा तो तुक्के मार के आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो फ्रेंड, देखो यहाँ पे क्या संख्या बार बार रिपीट हो रही है, नंबर पीछे पीछे रिपीटेशन चल रही है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बाहर लगा सकती हूँ मैं,
7 के ऊपर मैं बार लगाऊंगी ना, बार का मतलब क्या होता है कि संख्या रिपीटेशन चल रही, मतलब 7 3 होगी या 7 3 इस तरह चलेगी, 7 7 7 इस प्रकार की जब संख्या पे रिपीटेशन चलती है ना, तो आपने उस संख्या के ऊपर बार लगा देना जिस संख्या की रिपीटेशन चल रही है। क्योंकि इसकी रिपीटेशन चल रही है 7 की, तो बार सिर्फ 1 पे आएगा, वो भी 7 पे। ठीक है। और आपको बार वाले क्वेश्चन मैंने हमेशा समझाया था कि जब भी इस प्रकार से बार होता है तो संख्या जो होती है उसमें जिस संख्या पे बार नहीं है उसके ऊपर उस संख्या से भाग दे देते, घटा देते हैं। जिस संख्या पे बार नहीं होगा उससे घटाएंगे, बटा 90 लिख देते हैं। 37 में 3 के 34, 34 बटा 90, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को क्लियर करने की जरूर रखना अपने। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ फ्रेंड। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा सेक्शन अच्छा लगा होगा फ्रेंड। यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट सेक्शन लिख के मुझे उसमें बताइए भी कि मुझे क्या करना चाहिए कि आपको समझ में आए, क्या कोई भी एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।